रहे राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वाराणसी में सीएम योगी ने रैन बसेरा में जरूरतमंदों को कंबल और भोजन वितरित किए। प्रयागराज माघ मेले में 31 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मनमोहन कोऑपरेटिव इलाके में ओमकार फुटवेयर गोदाम में भीषण आग, करीब 1.5 करोड़ का नुकसान। हिलसा फतुहा मार्ग पर बस ट्रक की भीषण टक्कर, उपचालक की मौत, यात्रियों को खिड़कियां तोड़कर निकाला गया। बिहार मंत्रियों ने 2025 का संपत्ति ब्यौरा किया। दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री सीएम नीतीश से अधिक अमीर। कलावड़ जामनगर हाईवे पर एसटी बस पलटी, कई यात्री घायल, घायलों को अस्पताल भेजा गया। वाराणसी में भीषण शीतलहर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड से जूझ रहे गरीब और असहाय लोगों को राहत पहुंचाई। उन्होंने रैन बसेरा पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल और भोजन के पैकेट वितरित किए और मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चे को चॉकलेट भी दी, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ठंड के मौसम में खुले आसमान के बीच न सोए और रैन बसेरे की सुविधाओं का उपयोग करें। रैन बसेरा में रह रहे लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं और संतोष जताते हुए बिस्तर, कंबल, अलाव और साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कड़ाके की ठंड में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर ना रहे और सभी रैन बसेरा में सुरक्षित रहे। साथ ही साफ सफाई और अलाव की समुचित व्यवस्था कर हाल में सुनिश्चित की जाए। इस दौरान कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं प्रयागराज माघ मेले का प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालुओं द्वारा संगम में आस्था की डुबकी लगाने पर संतोष जताते हुए सभी श्रद्धालुओं और मेला प्रशासन को बधाई दी। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के मनमोहन कोऑपरेटिव इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ओमकार फुटवेयर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया और काले धुएं का गुब्बारा आसमान में छा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती आकलन में करीब 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आई है और राहत की बात यह रही कि गोदाम के ऊपर रहने वाले 25 से 30 कर्मचारी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? हमारे को जब फोन किया ना तो यहाँ मतलब आस पड़ोस से फोन किए थे, चाहे कोई भाई है, एक लड़का है, वो फोन किया कि यार धुआं निकल रहा है, आग लग गया। इसमें शाम को ही गोडाउन में हम भी गए हैं तो खाली लाइटें जल रहा है। मुझे बोला कि लाइट फ्लैक्चुएशन हुआ है। आप मीटिंग से ही बगल से भी सामने वाली बोले कि फ्लैक्चुएशन हुआ है और जब तक शटर खुला है तब तक आग लग चुकी। तब हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किया और हमारे पास 6 सिलेंडर अंडर था। किस चीज़ का सिलेंडर है? गैस सिलेंडर जो होता है। तो आप कोशिश नहीं किए? सर इसको कोशिश कर रहा, जान निकल जाएगा इसमें। ऐसा कोशिश करने लगा कुछ बचा नहीं था, कोई भी बोल नहीं सकता कुछ नहीं। किस चीज़ का आपका यहाँ पर? टायर का था, जैसे चप्पल जूता हुआ या मटेरियल, कच्चा मटेरियल हुआ। फैक्ट्री वालीडी में है और फिनिशिंग यहाँ माल रखता है और कच्चा माल यहाँ रहता है। कितना का नुकसान हुआ होगा? करोड़ों का है सर नुकसान। तो अभी मतलब 2 दिन पहले ही 60 लाख रुपए का माल आया है, उससे पहले का फिनिशिंग माल था। करोड़ों का नुकसान है। आज लगभग 6:30 बजे शाम में बारी कोऑपरेटिव के मनमोहन कॉलोनी के ये जूता चप्पल के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना के उपरांत 2 गाड़ी के साथ हम खुद घटनास्थल पर आए। आग को कंटिन्यू आग बुझा रहे हैं। आग लगभग कंट्रोल में हो गया है। किसी आदमी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घर के ऊपर में छत के गोडाउन के ऊपर में छत है जिसमें सुंदरम स्टील के लगभग 25-30 कर्मचारी रहते हैं। वो सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। बुलेटिन में अगली खबर नालंदा से। नालंदा जिले के हिलसा फतुहा मुख्य मार्ग पर शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बस के उपचालक की मौत हो गई। कामता हाल्ट के पास बस और ट्रक की जोरदार टक्कर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान एकंगसराय थाना क्षेत्र के अतरामचक गांव निवासी विजय कुमार सिंह के रूप में हुई है और हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और कई लोग अंदर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोग और पुलिस ने खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सभी यात्री दाह संस्कार से लौट रहे थे। उपचालक टक्कर के वक्त बस के दरवाजे पर खड़े थे और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बस चालक समेत कुछ यात्रियों पर नशे में होने का भी आरोप लगाया है। घटना
बस में कंडक्टरी करता था, फतुहा से आ रहा था और कामता के पास होल्ड पर या बगल में टक्कर हुआ, जिसके चलते हुआ। कौन लगते हैं सर आपके? ये हमारा भतीजा लगता है, क्या नाम हुआ आपका सर? नागेश्वर प्रसाद। कलावड़ जामनगर हाईवे पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खंडेरा गांव के पास जूनागढ़ जामनगर रूट पर चल रही एक एसटी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कलावड़ रूरल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से कलावड़ सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जामनगर सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। हरैया थाना क्षेत्र के बिहरा सेमहरिया गांव में रविवार की भोर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कमल टेंट हाउस के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि गोदाम में रखा टेंट और अन्य सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग की लपटें कई घंटों तक उठती रही और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद सुबह तक आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद से ही हर साल अपनी और अपने मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करते हैं। 2025 के समाप्ति के साथ ही बिहार के तमाम मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री हैं, जिनकी संपत्ति मुख्यमंत्री से कई गुना अधिक है। देखिए पटना से एसके राजीव की ये खास रिपोर्ट। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों द्वारा अपनी संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक करने के बाद सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष से भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करने की मांग की है। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, मगर सत्ता पक्ष मानता है कि हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले नेता हो या अधिकारी, सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करना चाहिए। नहीं, ये गरीब और अमीर का परिभाषा करना ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार जी अपने वास्तविक आय और वास्तविक व्यय का वर्णन दिए हैं और हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अपने आय और व्यय का वर्णन दिया है, तो विवरण स्पष्ट है। गरीब और अमीर होना एक अलग विषय है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो आय और व्यय किनका क्या खर्च करने का ताकत है और क्या किनकी आमदनी रही है, क्या किनका पैतृक संपत्ति रहा है, उसके आधार पर संपत्ति तय होता है। इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं तो विपक्ष, ये तो कोई नई परिपाटी नहीं है। पिछले कई वर्षों से संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता रहा है और सरकारी कर्मचारी भी देते रहे हैं, मंत्री भी देते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देते रहे हैं। तो विपक्ष कई बार सत्ता में भी रहा है और उस वक्त भी उन्होंने दिया है। तेजस्वी यादव जी ने भी दिया है, अन्य सारे लोगों ने भी दिया है। तो ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। इस पर आरोप लगाकर, इसको भ्रम में डालकर प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, जबकि नीतीश कुमार तो एक नजीर पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा घोषित किए जाने को लेकर बिहार में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। नीतीश सरकार में मंत्रियों के चल अचल संपत्तियों पर राजद कहती है कि इतनी कमाई कहां से हुई, जहां की मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर कई मंत्री हैं। गरीबी अमीरी का पैमाना कौन तय करता है? ये तो सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वही तय करते हैं। वो जिसको चाहते हैं गरीब बना देते हैं, जिसको चाहते हैं अमीर बना देते हैं। और मुख्यमंत्री जी कितना गरीब हैं, कितना अमीर हैं, ये बिहार की जनता भी जानती है। जो मामले अभी दबे पड़े हुए हैं CAG वाले, उसमें किसकी किसकी भूमिका वो भी आ जाना चाहिए सामने। आज जितने भी पुल पुलिया गिरे हैं उसमें किसकी भूमिका रही है और किसके घर तक वो मामले पहुंचे हैं वो भी आ जाना चाहिए सामने। और जो 100 करोड़ रुपए जूनियर इंजीनियर के घर में जले मिले, उसमें किसकी भूमिका रही है वो भी सामने आना चाहिए। पारदर्शिता साथ आप आय व्यय की विवरणी जारी कीजिए, अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो जारी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो जारी किया गया है वो अपने मुताबिक किया गया भाई, और कहाँ से? कोई इन लोगों के पास ये है
अरे पिछले बार हम 100 रुपया रखे हुए थे, इस बार दिखा दिए 125 रुपया है, या दिखा दिए कि 75 रुपया है। ये हमको दिखाना है ना, लेकिन कौन देखने वाला एजेंसी है ये भी तो तय होना चाहिए। चूँकि हम बोल दिए कि 100 रुपया है, तो मेरे पॉकेट को चेक करेगा कोई, तब न पता चलेगा कि 100 है कि 500 है। आइए नजर डालते हैं मंत्रियों की संपत्ति पर। बिहार सरकार के कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी संपत्तियों के मामले में सबसे अमीर मंत्री है अशोक चौधरी। इनकी कुल संपत्ति 42.68 करोड़ रुपए की है। दूसरे मंत्री हैं रामानुशार, बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने। उनकी कुल संपत्ति 31.85 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर। सम्राट चौधरी तीसरे नंबर पर आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 6.38 करोड़ रुपए की है। चौथे नंबर पर है विजय सिन्हा। इनकी कुल संपत्ति 8.81 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगले मंत्री हैं मंगल पांडे। इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्ति बताई जाती है। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की संपत्ति अर्जित किए जाने और उस संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक किए जाने को लेकर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में ही संपत्तियों की घोषणा की जाती है, ताकि उन्हें कहीं भी इनकम टैक्स या किसी जांच एजेंसियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस सरकार में मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरा देश जानता है कि काफ़ी ईमानदार हैं और काफ़ी सूझबूझ वाले हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने एक मिसाल पेश किया है देश में और राज्य में अपनी ईमानदारी का और अपने कार्यों का। लेकिन देखिए, आकलन इसमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंत्री ज़्यादा पैसे वाले हो गए तो उसका आकलन हमारा लगता है कि वो पुराने ज़मीन खरीदे होंगे, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया है, मकान उनका है पुराना, तो स्वाभाविक है पैतृक मकान जिनके नाम पर नहीं चढ़ा हुआ है, बाद में उनके पिता का भी चढ़ गया हो, तो ऐसा भी होता है। मंत्री जी लोग का पुराना पैतृक आवास होगा, पिताजी के नाम से इनके नाम पर आ गया होगा, पुरानी संपत्ति पैतृक होगी, इनके नाम पर आ गया होगा। बिहार की राजनीति में चुनाव जीतकर एनडीए ने जीत का एक बड़ा मैसेज प्रदेश और देश को तो दे दिया, लेकिन खुद को ईमानदार कहने वाली पार्टी और मंत्रियों की संपत्ति में बेहिसाब बढ़ोतरी का आखिर जवाब कौन देगा? बिहार की राजनीति में इन दिनों एक चर्चा जोरों पर है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री गरीब क्यों हो गए हैं और मंत्री अमीर क्यों हो गए हैं। दरअसल में साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को विधिवत बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने अपनी आय को सार्वजनिक किया है। जाहिर है ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े करेगा, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार और उनके मंत्रियों के पास कोई भी फिलहाल जवाब नहीं है। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। बुलेटिन में अगली खबर वाराणसी से। वाराणसी में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर काशी में आज वॉलीबॉल महाकुंभ का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे, जो 11 जनवरी तक चलेगी। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पर अंतर्राष्ट्रीय नजर भी रहेगी, जहां स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के ऑब्जर्वर समेत कई प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 30 और 31 दिसंबर 2025 को एयरपोर्ट कमिश्नरेट और मुंबई कस्टम जोन 3 ने तस्करी के खिलाफ कड़े कदम उठाए। गुप्त सूचना के आधार पर एक यात्री के शरीर में छिपाकर लाए गए 849.6 कैरेट हीरे बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ 52 लाख रुपए है। इसके अलावा अलग अलग मामलों में 24 कैरेट सोना, कभी रोडियम प्लेटेड बंटन और कभी मोम में भी जब्त किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए मूल्य का माल हाथ लगा। जांच में एक यात्री के साथ एयरपोर्ट स्टाफ सदस्य की संलिप्तता भी सामने आई। इसी दौरान बैंकॉक से आए यात्रियों से हाइड्रोपोनिक वीट की बड़ी खेप भी बरामद हुई है। एक मामले में लगभग 8 किलो और दूसरे मामले में 19.46 किलो वीट जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारियां की गई हैं।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई शिक्षा नीति लागू हुए 5 साल हो गए, यहाँ देश को एक मौलिक बदलाव की ओर ले जाएगी। नई शिक्षा नीति देश की नई पीढ़ी को मैकाले की मानसिकता से आज़ाद कराने का जरिया बनेगी और नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान किए गए हैं ताकि शिक्षा मातृभाषा पर आधारित हो, कौशल पर ध्यान केंद्रित करे और समग्र मूल्यांकन शामिल हो और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिले ताकि छात्र रोजगार देने वाले बने। के आधार पे हो, पढ़ाई कौशल्य के आधार पे हो, होलिस्टिक असेसमेंट हो, पढ़ाई इनोवेशन के लिए हो, पढ़ाई जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने इसलिए हो। इस प्रकार की नई शिक्षा नीति ने बहु प्रकार की परामर्श दिया है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का भी आपने कल कहा था। देखिए, मैंने जब कह रहा हूं कि हमें जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर चाहिए। जॉब क्रिएटर होंगे तो जॉब ही अपने आप में आ जाएगा, इसीलिए उद्यमिता की आवश्यकता है। आज टेक्नोलॉजी के आधार पे उद्यमिता को हम कैसे बढ़ाएं, ना केवल भारत की आवश्यकता को पूरा करें, ग्लोबल साउथ और एंटायर ग्लोब की आवश्यकता को भी भारत से हम पूरा करें। इसीलिए हमें उद्यमिता को हमारी पढ़ाई की हिस्सा बनाने की योजना बनाई। महिलाओं को भी इसमें आना चाहिए। महिला उसमें तो बढ़ चढ़ के अभी शिक्षा व्यवस्था में है और आने वाले दिनों में और बढ़े, विशेष करके स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ये मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने वेस्टर्न कमांड मुख्यालय चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन पंचकुला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की इस प्रतिष्ठित कमान के गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र रक्षा में उसके महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों, ऑपरेशन राहत के दौरान की गई मानवीय सहायता और भर्ती रैलियों, युवा संपर्क कार्यक्रमों, सुदृढ़ सिस्टम, आधुनिकीकरण की पहलों और नवीन प्रौद्योगिकियों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु चल रही पहलों की सराहना करते हुए इसे सेना के मानव केंद्रित दृष्टिकोण का परिचायक बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर सैनिकों, शहीदों और उनके परिवार को नमन करते हुए पश्चिमी कमान के उज्जवल भविष्य और राष्ट्र की सुरक्षा में उसकी निरंतर भूमिका के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है और पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में पहला मुख्य स्नान किया, जिसके साथ ही इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचते तीर्थयात्रियों में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं और इसी कड़ी में यात्रियों के लिए विशेष रूप से जन आश्रय स्थापित किए गए, जहां ठहरने, विश्राम और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं सुगमता और श्रद्धा के साथ इस पावन मेले में भाग ले सके। कानपुर लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया जब एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे डंपर में जा घुसी। हादसे में कार सवार बाल-बाल बच गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह घटना अजगैन थाना क्षेत्र के चरमौली कट के पास हुई है। सीतामढ़ी जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना डुमरा थाना क्षेत्र के भीसा गांव की बताई जा रही है, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर रामबाबू राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक रामबाबू राय का आपराधिक इतिहास भी रहा है और घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। ये हुआ है कि अभी आधा घंटा पहले शायद दवा हुआ लेकर के आ रहे थे, संगठ चौक से मुर्गा के दुकान में शायद मुर्गा लेने के लिए रुके हैं, है ना। उसी में तीन लोग लड़का था शायद गाड़ी पर आया है, इनको गोली मारते हुए परसोनी फोरन की तरफ चला गया। क्या कोई मामला था, पहले से कोई विवाद था इन लोग का? विवाद अभी इनसे किसी का विवाद नहीं है। क्या करते हैं ये? क्या कारोबारी है, जमीन का कारोबारी इनका। हाँ, इनका किसी से कोई गांव में ही मारा है। हाँ, चौके पर, पीछे चौके पर वहीं के ये लोग मौजूद नहीं थे क्या वहाँ? अरे दुकान से तो खुलल था, दुकान वाला सब गोली चल रहा है तो वहाँ लोग क्या करें, भाग गया है। अच्छा, इनका परिचय क्या हुआ? राम बाबू राय। अच्छा, घर भीसा और वार्ड नंबर 35। वार्ड नंबर 35। उम्र कितना होगा? कितना होगा? वही 42-43। आपके क्या लगते हैं ये? पिताजी का नाम राम। मथुरा में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की नई जिला कार्यकारिणी का गठन प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कच्छल द्वारा किया गया।
सोनवीर सिंह उर्फ गुलवीर चौधरी को जिला अध्यक्ष और अंशुल अग्रवाल को जिला महामंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप दाल वालों को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे और नवनियुक्त पदाधिकारियों ने व्यापारियों को एकजुट कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का संकल्प लिया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए 3 माह में सदस्यता अभियान पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है। सबसे पहले मैं समस्त ब्रजवासियों प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। हृदय से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मुझे माननीय कंसल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जिला व्यापार मंडल का नियुक्त किया है और उन्होंने जो भरोसा जताया है उसी भरोसे को कायम रखते हुए मैं अच्छा काम करूंगा, व्यापारियों के हित में काम करूंगा और आगामी जो किसी भी व्यापारी पर कोई भी आफत आती है वो आफत व्यापारियों पर न आएगी, मुझ पर आएगी। मैं 100% मुझे न्याय दिलाने का काम करूंगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। We'll be right back.